जहाँ से मैं आ रहा हूँ, आज सर ऐसा है कि मेरे गाँव में ला 3-4 साल पहले लाइट आई है सर। मैंने बचपन में बिना लाइट के ही पढ़ाई की है अपने गाँव और का नाम भी बताइए सबके बेनिफिट के लिए। सर जगमाल बिगहा गाँव है जी, और देखिए सर अभी जस्ट लाइट आई है अभी भी मैं पूरे स्वेटिंग कर रहा था बिना पंखा लाइट चालू के। हुआ है, हाँ। हाँ, तो सर ऐसा है कि हमारे अब हम तो इन्वर्टर भी अफ़ोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा है। आप पिछले कई साल से सक्सेसफुल कैंडिडेट दे रहे हैं आप आईएएस गुरुकुल से यूपीएससी सिविल सर्विसेज में और उसके साथ एक तो अच्छी बात ये है कि आईएएस गुरुकुल में लिमिटेड स्टूडेंट्स होता है। आप इंटरैक्ट कर सकते हैं अपने टीचर के साथ, आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं और उसके साथ ये होता है कि आप मंथली जैसे वीकली आप उसको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करवाते हैं। सर मुझे लगता है कि वो तो बिल्कुल ही इसेंशियल है आपके जर्नी में। आप अगर आंसर राइटिंग नहीं कर रहे हैं तो एट द एंड आप एग्जाम में अच्छा जानते हैं बट उसको आप प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। जी, तो मुझे लगता है कि आपको उस पर जरूर काम करना चाहिए लोगों को और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि मुझे आंसर अभी नहीं लिखा जा रहा है, मुझे नहीं आ रहा है। फैक्ट ये है कि पहले दिन किसी से भी आंसर नहीं लिखा जाता है बट आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, आपको ट्राई देना पड़ेगा और उसके आप खुद ही फील करेंगे 15 डेज के बाद कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा है कि आप कैसे लिखें। आप एक आगे बढ़ चुके हैं, आप लोगों से आगे हैं, वो फील होगा। तो मुझे लगता है इस पे लोगों को काम करना चाहिए सर। कांग्रेचुलेशंस अभिषेक बेटा, आपकी ये बहुत अच्छी अचीवमेंट हुई है। 3 साल की मेहनत के बाद आपका फाइनली एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। इतने साल तक आप लगे रहे हो इसमें। आपने ऑप्शनल की 3 साल तैयारी करी है, सोशियोलॉजी की, आपने जीएस की तैयारी करी। आप एक बार कितने 7-8 नंबर से रह गए थे मेंस में, है ना? और यस सर, 2018 में रह गया। 18 में और 2019 यस। में फाइनली यू हैव गॉट अ गुड रैंक एंड आप अपने ब्लॉक में और अपने गांव में पहले व्यक्ति यस हैं सर। जिन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम को क्लियर किया है। ठीक है? यस सर। बहुत ही इंस्पिरेशनल बात है सैकड़ों लोगों के लिए। मैं अपने थैंक यू सर। ऑडियंस को बताऊं कि अभिषेक ने 10th क्लास तक केवल हिंदी मीडियम में पढ़ाई की थी। उसके बाद यस इन्होंने सर। इंग्लिश की तरफ को किया है। अ, इनके फादर हैं वो एक छोटे फार्मर हैं और इनके जो मेन इकोनॉमी है गांव की खेती बाड़ी की रही है। तो इन्होंने एजुकेशन लोन लेके अपनी पढ़ाई करी है और उसके बाद खुद ही अपने आप को फंड करके जैसे तैसे पैसे जोड़ के इन्होंने सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी की एंड फाइनली यस सर। इन्होंने ये अपने गांव में अपने ब्लॉक में पहले व्यक्ति बन गए हैं टू क्लियर। ठीक है, तो सिर्फ इनके परिवार के लिए ही नहीं, इनके तो पूरे कुंबे और गांव के लिए ये बहुत गर्व की बात है और आईएएस गुरुकुल में हमारे लिए भी बहुत ही खुशी और गर्व की बात है। ठीक है, तो आपको बहुत बहुत बधाई बेटा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। वेरी गुड बेटा। ये बताइए कि जब आपने ऑप्शनल अपना सिलेक्ट किया सोशियोलॉजी, तो यस वो सर। स्टूडेंट्स जो होते हैं वो बहुत कंफ्यूजन से गुजरते हैं क्योंकि ऑप्शनल में आपके पास 20-30 सब्जेक्ट्स में से आप चूज कर सकते हो। तो वो डिसीजन मेकिंग आपके लिए क्या प्रोसेस रहा? क्या फैक्टर्स थे कि आपने सोशियोलॉजी को चूज किया? कि क्या वो एक अच्छा ऑप्शनल, किन कारणों से एक अच्छा ऑप्शनल माना जा सकता है? इस सब पे आप अपने राय जाहिर करें। सर देखिए मुझे लगता है ऑप्शनल सेलेक्ट करना एक बहुत ही क्रूशियल एस्पेक्ट है ये प्रिपरेशन में जी, और मुझे लगता है जो मैं सजेशन देना चाहूँगा कि सर आप पहले नैरो डाउन कर लीजिए। आप 3-4 सब्जेक्ट नैरो डाउन करिए कि भाई ये मुझे लगता है कि मैं प्रोबेबल है कि ले सकता हूँ। उसमें आप देखिए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखिए और आप 11th की एनसीईआरटी पढ़ के देखिए उन सब्जेक्ट की। लेट्स से करेक्ट, सर कि सोशियोलॉजी के है तो आप इंडियन सोसाइटी की जो बुक है, पॉलिटी के है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क है, ये आप एनसीईआरटी पढ़ के देखिए और आपको देख आपको लगना चाहिए कि मेरा इंटरेस्ट आ रहा है, इन सब्जेक्ट में आ रहा है हम्म, और आपको ये फील हो जाए कि आप ये इसका ग्रेजुएशन का भी बुक मिलेगा तो मैं उसको पढ़ लूँगा और इतने ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ूँगा। तो फिर समझिए कि आपका उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है और आप उस सब्जेक्ट को अच्छे डेप्थ में पढ़ सकते हैं अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ और अपना यूनिकनेस उस सब्जेक्ट में ला सकते हैं।
तो मुझे लगता है ऑप्शनल सेलेक्ट करने का यही पैरामीटर होना चाहिए। इस पे नहीं जाना चाहिए कि कौन-सा सिलेबस छोटा है या कौन-सा स्कोरिंग है। जी, सर एट द एंड मुझे लगता है कि अगर आपका इंटरेस्ट नहीं होगा तो आप उसको लंबे टाइम तक नहीं पढ़ पाएँगे। और जब ये ग्रेजुएशन का आपको वो उसी सब्जेक्ट का बुक दिया जाए तो वो शायद एक टाइम के बाद वो बोरिंग हो जाता है, आप उसको याद नहीं रख पाएँगे। तो करेक्ट, मुझे लगता है आपका इंटरेस्ट ड्राइव करना चाहिए कौन-सा ऑप्शनल लेना है। और रही बात सर सोशियोलॉजी की, तो मुझे लगता है कि सोशियोलॉजी मैंने क्यों लिया, तो जी, उसका सर एक प्राइम फैक्टर तो यही है कि सर मैं गाँव से आया हूँ, तो मैंने जो सोशल इश्यूज़ हैं, लेट्स से कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, कास्ट है, पॉवर्टी है, एग्रेरियन इश्यूज़ हैं, ये मैं अपने डे टू डे लाइफ में देखता था और वो मुझे हमेशा एक वो रहता था, क्यूरियोसिटी रहता था कि इसको समझूँ कि इसके पीछे क्या रीज़न है, इसका क्या फैक्टर्स हैं। जी, तो वो चीज़ मुझे थोड़ा-सा ड्राइव किया कि मैं सोशियोलॉजी पढ़ूँ, इसके मोर थ्योरेटिकल एस्पेक्ट में जाऊँ, देखूँ कि क्या लोग इसके क्या रीज़न्स हैं। तो इसलिए मुझे सोशियोलॉजी अट्रैक्ट किया था सर। और बेनिफिट्स क्या हैं सोशियोलॉजी के, तो मुझे लगता है कि एक तो सर ये है कि आपका जो एसे पेपर है, उसमें मोर और लेस एक ऐसा टॉपिक होता है जो सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट से रिलेटेड रहता है। करेक्ट, तो आप वहाँ पे वैल्यू एडिशन कर सकते हैं। आप अब थोड़ा-सा आप लोगों से डिफरेंट एस्पेक्ट में लिख सकते हैं अपना एसे। और रही बात जीएस पेपर 1 में, तो मैं देख रहा हूँ सर ऐसा कि आपकी सोसाइटी का जो सेगमेंट है उसका और ही वेटेज बढ़ता जा रहा है जीएस पेपर 1 में। आप करेक्ट, देखिए कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन्स ऐसे हैं जो सोसाइटी से आ रहे हैं और ये सेक्युलरिज़्म, रीजनलिज़्म इश्यूज़ पे आ रहे हैं। हर साल आप पेपर देखें तो आ रहे हैं। तो वहाँ पे आपको सोशियोलॉजी वाला नॉलेज हेल्प करता है सर, बिल्कुल हेल्प करता है। बट एट द एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि आप क्योंकि इस ओवरलैपिंग है सब्जेक्ट और सिलेबस तो आप सोशियोलॉजी ले लें, बिल्कुल ऐसा ना करें। आप बिल्कुल। देखिए कि आपका खुद का इंटरेस्ट कहाँ है और उसके अकॉर्डिंग आप डिसाइड करें। मेन जो डिसाइडिंग क्राइटेरिया किसी भी एस्पिरेंट के लिए होना चाहिए आपकी नज़र में, वो उसका इंटरेस्ट होना चाहिए, उसका कितना रुझान है उस सब्जेक्ट की तरफ। और यस सर। सोशियोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है अधिकतम बच्चों ने पढ़ा नहीं होता है, बहुत सारे इंजीनियर्स लेते हैं जैसे, है ना? तो उसके लिए यस आप सर। मैं भी उसी में एनसीईआरटी हूँ। किताब देख सकते हैं, जिससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना इसमें इंटरेस्ट आ रहा है। जैसे आपने बताया यस सर। आप अपने गाँव में बचपन से देखते आए हैं, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, कास्ट के इश्यू हो गए, तो उससे भी आपको एक प्रेरणा मिली, आपको एक यस सर। इंटरेस्ट आया सब्जेक्ट में, हाँ? यस सर। आपका कारण रहा, बहुत बढ़िया आपने और आपने एकदम सही सटीक सलाह दी है बेटा। अब आप मेरे को बताइए कि सोशियोलॉजी ऑप्शनल के लिए आपने कौन यस से सर। स्टैंडर्ड बुक्स को रेफर किया? सर मैंने हरलम्बस पढ़ा था। जी, वो मैंने मोटी वाली, ब्लू वाली पढ़ा था सर। जी, और एक रीडर बुक आती है जो सिर्फ़ सोशल थिंकर्स के लिए, वो मैंने रेफ़र किया था। सर जीएस पेपर 1 के लिए ये था। ये मेरा सर दूसरे अटेम्प्ट में यही था। फिर करेक्ट, जब दूसरे अटेम्प्ट में मेरा नहीं हुआ सर, तो मैं कुछ और भी इग्नू के सोर्सेज़ मैंने रेफ़र किया था। जी, कुछ-कुछ जो सेलेक्टिव टॉपिक्स वाइज़, थिंकर्स वाइज़ जो कुछ नोट्स मिले थे मुझे ऑनलाइन, तो वो उसको मैं इग्नू का वही बुकलेट्स रेफ़र किया था सर। पेपर 1 के लिए ये मेजर था। और पेपर 2 के लिए सर एक मैंने बीके नागला बुक है, इंडियन सोशल थिंकर्स का है, वो मैंने पढ़ा था सर। और पेपर 2 में सर क्या है कि उसमें कुछ बहुत सारे एस्पेक्ट तो आजकल करंट अफेयर से वो रिलेट करके पूछते हैं। तो मैंने सोसाइटी वाला एस्पेक्ट को करंट अफेयर से उसका भी नोट्स बनाया था। और कुछ मैं इंस्टीट्यूट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर थे, उनके आंसर शीट थे, उसको मैं देख के एनालाइज़ किया था सर, और यही मेरा सोर्स था, मेजर सोर्स। बहुत इसके अलावा सर एक जो बुक है नितिन सर का है, जो एक होलिस्टिक है, एक बुक में इंडियन सोशियोलॉजिकल बुक है उसका। वो एक बुक में है, कम्प्रिहेंसिव है, तो वो भी हेल्पफुल है सर। अच्छा बुक है। और ये क्लैरिफाई कीजिए कि आपने शायद इनमें से कोई भी किताब वर्ड टू वर्ड पूरी तो नहीं पढ़ी होगी, सिलेक्टिवली रीडिंग की होगी? अ, सर एक्चुअली क्या है कि आप सिलेबस देखिए जी, और सिलेबस के और क्वेश्चन बैंक देखिए, जी, और उसी से आपको आइडिया लग जाएगा कि इस बुक में क्या काम का है और क्या काम का नहीं है। सर आप लेट्स से कि हरलम्बस बुक है, वो तो आप कभी भी पूरा नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ना कोई सेंस भी नहीं है। आप बिल्कुल, उसमें से थिंकर्स देखिए कि ये थिंकर्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं, उनका पढ़िए। जो करेक्ट, टॉपिक्स देखिए, रिलिजन है, लेट्स से रिलिजन है, फैमिली है, कास्ट है। जी, कास्ट तो खैर दूसरे पेपर में आता है, बट जो ये इश्यूज़ हैं,
आप उस सिलेबस से देखिए और उसी वही टॉपिक को पढ़िए। आप पूरा कवर टू एंड वाला पढ़ने का आइडिया अच्छा नहीं होगा। बिल्कुल, सही बात। ठीक है बेटा। अब आप मेरे को ये बताइए अभिषेक कि आपकी ओवरऑल सोशियोलॉजी के लिए प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी क्या रही? सर मेरी स्ट्रैटेजी सबसे पहले ये थी कि मैं पूरा सिलेबस है जो पूरा कवर कर लूँ। कुछ लोग होते हैं सर कि एक जो यूनिट होता है वो लोग छोड़ देते हैं बिकॉज़ वो ऑप्शन में आता है और सोचते हैं कि नहीं उसको तो छोड़ देंगे और इसको कर लेंगे। तो मेरा ये आइडिया नहीं था सर, मैं सोचा था कि मैं पूरा का पूरा सिलेबस कवर करूँगा। बहुत तो मैंने सारे सिलेबस कवर किए, सिलेबस रखा था और उसको एंड किया। उसके बाद सर मेरा दूसरा ये था कि मैं उसके बाद क्वेश्चन बैंक उठाया सर और मैं देखा कि अब कैसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। अब सर जैसे सोशियोलॉजिकल थिंकर्स हैं, हुँ, उसमें अब डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। उसमें जी, क्वेश्चंस ऐसे आ रहे हैं कि आपको कंटेम्परेरी उसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सर जी, लास्ट ईयर जैसे दरखाइम का जो सुसाइड का क्वेश्चन था, उनको उन्होंने कंटेम्परेरी सुसाइड से एक तरह से रिलेट करने का ट्रेंड से रिलेट करके पूछ रहे थे। सही या बात। आपको आजकल ऐसा कर रहे हैं कि वो एक थिंकर्स को दूसरे थिंकर्स के साथ कंपेयर करा के पूछ रहे हैं। हाँ, तो आप क्वेश्चन को देखिए सर और क्वेश्चन को एनालाइज़ करिए कि आप किस पैटर्न में पूछ रहे हैं और प्रिपरेशन अपना उसी अकॉर्डिंग करिए। तो सर मैंने ये सब किया था कि कुछ जो थिंकर्स हैं, उनके कॉमन्स हैं एक टॉपिक पे लेट्स से कि डिवीज़न ऑफ वर्क है तो कार्ल मार्क्स का क्या है और डर्कहाइम का क्या है। तो ये सब चीज़ें मैं लिख लिया था, अपने नोट्स बना लिए थे। हुँ, 2-3 साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख के उसके कुछ-कुछ जो रिकरिंग थीम थे उसपे मैंने सॉल्यूशन लिखा था। और एक मार्केट में एक बुक आती है जो सॉल्व्ड पेपर था, दो उतनी अच्छी नहीं थी बट थोड़ा-सा एक आइडिया लग गया था कि अगर कुछ यूनिक क्वेश्चन है तो उसको कैसे आंसर करना है। तो सोशियोलॉजी में मेरा यही था सर और जब ये पूरा तैयार हो गया, तो फिर आंसर राइटिंग अगेन यहाँ पे भी क्रूशियल है सर आपको ऑप्शनल में भी आंसर राइटिंग तो करनी ही पड़ेगी। वो स्पीड वो आपका मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेकर आना पड़ेगा सर। बहुत-बहुत धन्यवाद। अभिषेक अब मेरे को ये बताएँ जैसे बच्चों के दिमाग में एक ये सवाल होता है, जब वो ऑप्शनल के लिए लिख रहे होते हैं और ये स्पेशली सॉरी सोशियोलॉजी पेपर 2 में होता है कि अपने आंसर को यस सर। हम सोशियोलॉजिकल कैसे बनाएँ या उसको डिस्टिंग्विश कैसे करें एक जीएस आंसर से क्योंकि कई बार वो बड़े जीएस यस सर। साउंडिंग टॉपिक्स लगते हैं। तो यस सर। इसके लिए आपकी क्या राय है? आपकी खुद की क्या सर एक्चुअली में जीएस पेपर 2 को आजकल तो डिफरेंशिएट करना मुश्किल हो गया है कि वो हम जीएस सोशियोलॉजी के पेपर 2 क्वेश्चन यस सर मैं सोशियोलॉजी पेपर 2 में कह रहा हूँ कि वो ऐसा पेपर हो गया है कि जीएस से उसको डिफरेंशिएट करना डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन सर मैंने एक फ्रेमवर्क रखा था हाँ, जो पेपर 2 का सिलेबस था सर जैसे कि ट्राइब है, कास्ट है, हाँ, एग्रेरियन सोसाइटी है, वुमेन है, हाँ, तो ये रेस है, रीजन है, तो ये कुछ 5-6 मैंने फ्रेमवर्क बना लिए थे सर। और ठीक है। जब भी कोई क्वेश्चन आता था, तो उसमें मैं ये डायमेंशन लाने का ट्राई करता था। हुँ, लेट्स से सर जैसे इस बार क्वेश्चन आया था कि इंटर लिंकिंग ऑफ रिवर्स प्रोजेक्ट का आया था। हुँ, तो उसमें सर मैं यही फ्रेमवर्क अपना यूज़ किया था कि ठीक अच्छा इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर है तो मुझे सिर्फ जीएस वाला आंसर नहीं लिखना है, इससे सोशियोलॉजी कैसे लेके आना है, तो मैं ट्राइब पे क्या इम्पैक्ट होगा, एक जो डिप्रेस्ड कास्ट हैं उन पे क्या इम्पैक्ट होगा, वुमेन पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो हुँ, ये फ्रेमवर्क था रीजनलिज्म या जो रीजनल डिस्पैरिटीज़ हैं उस पे क्या इम्पैक्ट होगा। जैसे हुँ, लेट्स से कि सर वो अगर पानी वैसे सूखे एरिया में अगर आ जाए तो उस रीजन का ये जो है वो डेवलपमेंट होगा। तो इस तरह से मैं 5-6 फ्रेमवर्क बनाया था और सर जो भी जीएस टाइप का क्वेश्चन होता था, मैं उसको इस फ्रेमवर्क में फिट करने का ट्राई करता था सर। और कई सवाल ऐसे भी होते हैं जिनके लिए आप प्रिपेयर होके आप कितनी प्रिपरेशन कर लें आप जा नहीं सकते प्रिपेयर करके। तो आपको बिल्कुल वही सर। एग्ज़ाम सिचुएशन में सोचना पड़ता है। जैसे इस बार यस सर। डिमोनेटाइज़ेशन का है ना? तो आप एक इकोनॉमिक्स यस सर। प्रिपेयर करोगे बट सोशियोलॉजी के लिए नहीं करोगे। तो उसको आप लास्ट ईयर कैसे भी डील मी टू जैसे क्वेश्चन आए थे। यस सर। करोगे बेटा? तो ऐसे सवालों को डील करने का क्या सही तरीका है आपकी नज़र में? सर मुझे तो लगता है कि एक तो ऐसे क्वेश्चंस दो हर साल 1-2 तो आएँगे तो आपको एक तो इसको लेके बैठ नहीं जाना है कि ये बहुत पेपर बढ़िया। में अब ऐसा क्वेश्चन आता है और अब क्या करेंगे? बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, आप ये देखिए कि आपको 250 में से 220-30 नंबर तो आ रहे हैं। ये हाँ, ऐसे हैं 2-4 क्वेश्चन जो वो हैं
और अगेन इसमें भी मेरा स्ट्रैटेजी तो वही रहता है सर कि आप इसमें सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट लाने का ट्राई करें। हाँ, आप देखें कि अगर डिमोनेटाइजेशन है तो जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है उस पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वुमेन पे क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है। आप हर जगह वही आप सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट लाने का ट्राई करें सर। और मेरा वही एक फ्रेमवर्क था और मैं सारे आंसर को उसमें फिट करने का ट्राई करता था सर। बिल्कुल। बहुत-बहुत धन्यवाद बेटे। एक बात बताइए कि सोशियोलॉजी के लिए टेस्ट सीरीज, आंसर राइटिंग कितनी ज़रूरी है? सर बिल्कुल ज़रूरी है। मुझे लगता है कि मैंने टेस्ट सीरीज़ जॉइन किया था सोशियोलॉजी के लिए और जीएस के लिए भी। सर क्या होता है कि जब आप खुद से आंसर लिखते हैं तो आपको आपकी प्रॉब्लम्स नहीं दिखती है, आपको लगता है आपने ठीक ही लिखा है। हुँ, और लेकिन जब आपको कोई थर्ड पर्सन इवैल्यूएट करता है, वो आपको फीडबैक देता है, तब आपको लगता है कि अच्छा ये एस्पेक्ट भी लाना है, यहाँ पे ये हम ऐसे भी इसको डायग्राम से या कुछ बनाकर दिखा सकते थे। तो जी। वो वैल्यू एडिशन होता है सर, बिल्कुल होता है, आपको हेल्प करता है। मेरे को ये बताइए बेटा कि जैसे जब आप जनरल स्टडीज़ की प्रिपरेशन करते हैं, तो उसमें प्रीलिम्स और मेंस की सेग्रीगेट करके करते हैं या इंटीग्रेटेड होनी चाहिए? किस तरह से? नहीं। सर देखिए ओवरऑल तो सिलेबस ओवरलैपिंग है, आपका जो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आप एनवायरनमेंट है, इकोनॉमी है, वो ओवरलैपिंग है। बट सर जो कुछ क्वेश्चंस हैं, जैसे प्रीलिम्स में ज़्यादा क्वेश्चंस फैक्चुअल होते हैं हुँ, और मेंस में आपका एनालिटिकल एस्पेक्ट देखा जाता है। तो आप तैयारी इंटीग्रेटेड करिए बट आप माइंड में ये रखिए कि ये पोर्शन है जो प्रीलिम्स के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और उसी में इसी टॉपिक में ये पोर्शन है जो मेंस के लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे सर एग्जांपल एक देता हूँ मैं कि अगर क्वेश्चन आता है इकोनॉमी में लेट्स से कि एक कुछ स्लो डाउन को लेके अगर क्वेश्चन आता है, तो उसमें अगर कुछ फैक्ट्स हैं कि आरबीआई ने ये स्टेप लिया है, ये स्टेप लिया है, ये आपके प्रीलिम्स के लिए है। हुँ, और आर्गुमेंट्स हैं कि क्यों स्लो डाउन है और स्लो डाउन से उसको निकलने के लिए क्या स्टेप्स ले सकते हैं। तो ये मेंस का है। तो सर एक ही टॉपिक में प्रीलिम्स का भी है और मेंस का भी है। तो इंटीग्रेटेड है बट आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। ये मुझे प्रीलिम्स में हेल्प करेगा और ये मेंस में हेल्प करेगा। करेक्ट, वेरी वेल पुट। अ, अभिषेक ये बताइए आप कि जैसे आपको जनरल स्टडीज़ में सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग पोर्शन क्या लगा पढ़ाई में एकेडमिकली? सर चैलेंजिंग तो मैं नहीं कहूँगा। मुझे लगता है कि देखें तो हर पेपर डिफ़िकल्ट होता है। हाँ, बट मुझे लगता है कि थोड़ा-सा अगर जो मुझे ज़्यादा एफ़र्ट डालना पड़ा है वो जीएस पेपर 3 में रहा है। बिकॉज़ सर जीएस पेपर 3 है जो बहुत ही डाइवर्स है। उसमें आपकी इकोनॉमी भी है, एग्रीकल्चर है, सिक्योरिटी है, एनवायरनमेंट है, साइंस एंड टेक है। तो बहुत ही डाइवर्स रेंज ऑफ क्वेश्चन्स आते हैं उसमें हुँ, और आपको हर एस्पेक्ट को कवर करना पड़ता है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा-सा जीएस पेपर 3 थोड़ा डिफिकल्ट था। हुँ, बट अगेन सर जो डिफिकल्ट है उसमें मार्क्स भी अच्छे आते हैं। लास्ट ईयर जो इस साल का तो अभी मार्क्स नहीं आया सर बट 2018 में मेरा हाईएस्ट मार्क्स जीएस में मेरा जीएस 3 में ही था। क्या बात तो ऐसा है सर आप डिफ़िकल्ट होता है तो आप उसके प्रोपोर्शनेट में आप अपना एफ़र्ट भी डालते हैं और है। उसके प्रोपोर्शनल आपको रिज़ल्ट भी मिलता है सर। तो ऐसा था। अच्छा दूसरा ये बताइए कि आपका ये थर्ड अटेम्प्ट था जिसमें आपने क्लियर किया है। यस सर। पहले 2 अटेम्प्ट में आपका नहीं क्लियर हुआ। तो व्हाट नहीं इज़ सर। जो डिफरेंस बना देता है सेम व्यक्ति की सक्सेस और फेलियर? सर मैं पहले अटेम्प्ट में एक तो मैं जॉब में था तो थोड़ा-सा कम टाइम मिला था, ये फैक्टर था। जी, और एक गलती मैंने सर जो पहले अटेम्प्ट में किया मैं चाहूँगा कि हर कोई इस बात को जाने और ना करे। जी, सर क्या था कि पहले टाइम जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने सिलेबस कंप्लीट कर लिया था दिसंबर तक प्रीलिम्स का जो सिलेबस था। जी, फिर मुझे लगा कि सर मुझे उसका नोट्स बना लेना चाहिए और मैंने जो भी स्टैंडर्ड बुक्स थे उसको मैंने नोट्स बना लिया था। और ये सर मेरे लिए बहुत बड़ा मिस्टेक था। मैंने जो कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे उसको मैं छोड़ दिया था। मुझे लगा था कि वो शायद इम्पोर्टेंट नहीं है या वो है। हाँ, और ये मिस्टेक मेरे साथ हुई है। मुझे लगता है सर कि जो प्रीलिम्स के लिए है आप तो एंड में नोट्स बनाइए जो मैं आगे के साल में किया है।
उसमें सर जब नेक्स्ट ईयर में दिया तो उसमें क्या किया मैंने कि सर पूरा बुक्स ही पढ़े हैं, मैं बुक्स को रिवाइज किया, 3-4 बार रिवाइज किया। बट एंड के लास्ट के 15 डेज में मैंने क्या किया कि सर बुक्स में जो कुछ रिकरिंग थीम थी, जो मैं बार-बार भूल रहा था, जो एक बुलेट पॉइंट्स है, जो फैक्ट्स है, मैं बार-बार भूल रहा हूँ, उसका मैंने सिर्फ नोट्स बनाया। A4 शीट में लेट्स से कि एक बुक है, पॉलिटी का है, तो उसको 4-5 पेज में मैंने शॉर्ट में लिख लिया था और मैं एंड में लास्ट के 15 डेज में बस उसी को रिवाइज करता था। बट अगर कोई पॉलिटी का नोट्स बनाने बैठ जाए वो मुझे लगता है कि एडवाइजेबल डिसीजन नहीं होगा। प्रीलिम्स के लिए मैंने ये गलती किया था कि जब तक इस किताब में है ही तो प्रीलिम्स के लिए इतना सारा हमें रिप्रोड्यूस करने की जरूरत नहीं है। यस सर, आप बुक ही पढ़िए क्योंकि प्रीलिम्स में तो आजकल कहीं से भी बुक से वो छोटे-छोटे फैक्ट भी उठाकर पूछ ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि आप उसका नोट्स मत बनाइए, प्रीलिम्स के लिए आप उसी को फॉलो करिए। और सर रही बात मेंस के लिए, तो मेंस के लिए मुझे लगता है कि सबसे क्रूशियल एस्पेक्ट है वो आंसर राइटिंग है। आप अपने आंसर राइटिंग को एक तो ये कि टाइम के साथ कंप्लीट करें और दूसरा कि आप मल्टी डायमेंशनल अप्रोच लेके आएँ। आप बहुत सारे एस्पेक्ट एक आंसर में कवर करें, कुछ फैक्ट्स इंक्लूड करें, तो वो आपके आंसर को एक अलग वेटेज देता है सर। वो डेफिनिटली आपको आंसर को अलग प्रेज़ेंट करता है। तो मुझे लगता है मेंस में आंसर राइटिंग इज़ द की सर। और मेंस के लिए आप मेरे को ये बताइए कि क्या आपने सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए थे? जनरल स्टडीज के लिए यस भी सर। और सोशियोलॉजी के लिए? यस सर, मैंने दोनों के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे सर। मैं इसलिए मेरे को पता है बट मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बच्चों को ये आपके मुंह से सुनना जरूरी है कि यस सर। क्वेश्चन पेपर को पूरा अटेम्प्ट करना बहुत जरूरी है टू हैव अ रियलिस्टिक यस सर। चांस ऑफ क्लियरिंग द एग्जाम। यस सर, एक्चुअली क्या है कि इवन अगर आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हैं तो लेट्स से कि 60% मार्क्स मिलेगा और एवरेज लिखते हैं तो 50% मिलेगा। लेकिन अगर आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो वहाँ आपको 0 मिल रहा है और किसी को 5 मिल रहा है, तो वो बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है सर। आपको पेपर कंप्लीट करना चाहिए। क्या आपने इसी बार में पूरा पेपर किया था या पहले भी बारों में आपके कंप्लीट किया था? नहीं सर, मैं लास्ट ईयर भी कंप्लीट कर लिया था पेपर। मैं थोड़ा तेज लिखने का पहले से ही ट्राई किया था। टाइम के साथ सर मेरा जो गैप रह गया। हाँ सर, मेरा जो एक पेपर कंप्लीट करने का स्ट्रैटेजी है वो मैं 2 साल से देख रहा हूँ, अब वो काम कर रहा है। वो क्या है कि सर मैंने घंटे को नंबर से डिवाइड कर रखा है कि पहले घंटे में मैं मिनिमम 80 मार्क्स का लिखूंगा, फिर नेक्स्ट आवर में 80 मार्क्स का लिखूंगा और लास्ट आवर में 90 मार्क्स का लिखूंगा। ये मेरा माइंड में रहता है। तो इवन तो मैं अगर 15 मार्क्स का भी लिख रहा हूँ तो मैं ट्राई करता हूँ कि पहले आवर में कम से कम 5 क्वेश्चन लिख दूं, छठा मैं लिख रहा हूँ, इस स्टेज में रहूं, तो वो नंबर बैलेंस रहता है। आपको आप ऐसा ना होते हैं कि 15 नंबर में आप बहुत लिख रहे हैं, 10 नंबर में आप बस एक पेज में लिख दिए, ऐसा नहीं होता है। आप इक्वली टाइम डिवाइड करते हैं और ये बहुत बड़ा फैक्टर रहता है आपके पेपर कंप्लीशन में सर। और ये आपने फिर एग्जाम हॉल में फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन यू आर अवेयर एंड यू आर कॉन्शियस कि मुझे विद इन टाइम लिखना है। सर ऐसा तो नहीं होता है, आप 1-2 मिनट एक क्वेश्चन से आगे पीछे हो जाते हैं। आप शायद कोई क्वेश्चन बहुत आता है तो शायद 7 मिनट की जगह आप 8 मिनट्स 9 मिनट्स भी दे सकते हैं। बट फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा होगा कि जिसमें आपको बहुत नहीं आ रहा हो, बट बिकॉज आपको अटेम्प्ट करना है तो आप उसमें थोड़ा सा टाइम वहां सेविंग करेंगे, आप उसको 6 मिनट में लिख लेंगे। बिकॉज अब जब नहीं आता है सर तो एक लेवल के बाद कहानी बनाने का कोई जरूरत तो है नहीं, वहां तो नंबर मिलेगा नहीं। तो एक जो है रिस्पेक्टेबल कि आप इंट्रो लिख दें, कंक्लूजन लिख दें, थोड़ा बॉडी में कुछ 1-2 पॉइंट्स हैं उसको लिख दें और उसको लिख के आप वहां पे टाइम सेव कर लें। आप उसको 5 मिनट 6 मिनट में कंप्लीट करके आप जो नेक्स्ट को जो पिछले क्वेश्चन में आपने 2 मिनट एक्स्ट्रा दिया था उसको आप 2 मिनट यहाँ पे सेव कर लें। तो मेरा स्ट्रेटजी यही था सर। मैं एक क्वेश्चन तो नहीं देखता था, बट मैं लेट्स से कि आधे घंटे में मैं देख लेता था कि देखो कम से कम 3 क्वेश्चन या 4 क्वेश्चन किया है कि नहीं। इस टाइप का जो मेरा स्ट्रेटजी रहता था। बहुत बढ़िया बेटा। तो ये बताइए कि आपको इंटरव्यू में कुछ सोसाइटी या सोशियोलॉजी रिलेटेड आया? यस सर, उन्होंने क्वेश्चन पूछे थे। सर एक क्वेश्चन उन्होंने पूछे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन जो आजकल प्रमोट हो रहा है, हाँ। तो उसका आप सोशियोलॉजिकल एनालिसिस बताइए। इसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस? सर ऑनलाइन एजुकेशन जो आजकल उसको हम बढ़ा रहे हैं, तो उसका सोशियोलॉजिकल एनालिसिस बताइए। आप उसका कुछ सोशियोलॉजिकल डायमेंशन लेकर आइए। तो इसको मैंने सर आंसर किया था कि एक अपने सोसाइटी में जो
डिवाइड है, डिजिटल डिवाइड है, पॉवर्टी का जो गैप है, हाँ, तो वो जो पुअर लोग हैं वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ, और दूसरा जो डिजिटल डिवाइड है हमारे सोसाइटी में, वो भी इम्पैक्ट करता है। जी, उसके बाद फिर सर एक मैंने ये भी बोला था कि जो अपना पर्सनल बाइसनेस है लोगों में रहता है, जब जी, आप एक क्लास में बैठते हैं तो आप क्लास में इक्वालिटी होता है। जी, वो आपका पर्सनल बाइसनेस चला जाता है, आप एक फ्रेंड्स बनते हैं, फ्रेटर्निटी डेवलप होता है। लेकिन अगर आप घर में बैठे रहेंगे तो जो हम सोसाइटी से जो बाइसनेस हम ले लेते हैं, वो हमारे अंदर ही रह जाता है, वो नहीं जाता है। वेरी नाइस। तो ये यस सर। तो आप इंटरव्यू आपके लिए स्ट्रेसफुल था या वर यू कंफर्टेबल? आपका क्या असेसमेंट है? इंटरव्यू के टाइम नहीं वो सर मेरा क्या ऑब्जेक्टिव होता है? क्या वो आपको ग्रिल करते हैं या क्या वो आपको कंफर्ट ज़ोन में डालते हैं? कैसे रहा आपका एक्सपीरियंस? सर मुझे लगता है मेरा इंटरव्यू बहुत ही रिलैक्स्ड चला था। वेरी नाइस। बहुत ही प्यार से वो क्वेश्चन पूछ रहे थे और मैं आंसर करता जा रहा था। उन्होंने कभी मुझे ग्रिल नहीं किया, सिंपल क्वेश्चंस आ रहे थे और मैं आंसर करता जा रहा था। हाँ, तो मेरा सर स्मूथ था, मेरा इंटरव्यू स्मूथ था सर। इनफैक्ट ओवरवेलमिंग कैंडिडेट्स का यही एक्सपीरियंस होता है। उनका ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि आपको अनकंफर्टेबल करें या यस आपको सर। काउंटर करें जो आप व्यू एक्सप्रेस कर रहे हैं। वो आपसे एक इंटेलिजेंट कॉन्वर्सेशन के रूप में एक मैच्योर फॉर्मल परंतु एक रिस्पेक्टेबल यस कॉन्वर्सेशन सर। करना चाहते हैं। क्या ये यस सर। कहना सही होगा बेटा? यस सर, ऐसा ही है। अब आप मेरे को ये बताओ बेटा कि आपके लिए मोटिवेशन क्या रहा है जो आपने जीवन के इतने अपने प्राइम यूथ के आपने इतने साल लगाए हैं? तो व्हाट इज इट सर दैट मोटिवेटेड यू टू जॉइन द सिविल सर्विसेज? सर मोटिवेशन तो यही है कि जहाँ से मैं आ रहा हूँ आज, सर ऐसा है कि मेरे गांव में 3-4 साल पहले लाइट आई है सर। मैंने बचपन में बिना लाइट के ही पढ़ाई की है। अपने गांव और का नाम भी बताइए सबके बेनिफिट के लिए। सर जगमाल बिघा गांव है। जी, और देखिए सर अभी जस्ट लाइट आई है, अभी भी मैं पूरे स्वेटिंग कर रहा था बिना पंखा लाइट चालू के। है, हाँ। हाँ, तो सर ऐसा है कि हमारे अब हम तो इन्वर्टर भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हमारे यहाँ तो ऐसा है। जी तो बेटे। मैं सर मेरा मोटिवेशन यही है कि आज के कोई भी कल का जो समाज ऐसा हो जिसमें कि कोई पढ़ना चाहे तो उसको पढ़ने की कमी ना हो, उसको जी, रिसोर्सेज का कमी ना हो, वो पढ़े और वो आगे बढ़े। मुझे लगता है सर कि एजुकेशन आपका की है जो आपको अंधकार से उजाले की तरफ ले जा सकता है। जी बेटे। और मुझे लगता है कि सर मैं मेरा फ़ोकस यही है कि मैं लोगों को कैसे हेल्प करूँ कि वो एक पढ़ लिख कर एक अच्छा इंसान बने और देश की तरक्की में कैसे भागीदारी अपना दें। और दूसरा मुझे एक ये भी लगता है सर कि जो मैंने अपने गाँव में देखा है हाँ, कि स्कीम्स तो सरकार की बहुत चलती है, बहुत स्कीम्स हैं, बट सही। उसका ग्राउंड पे इम्प्लीमेंटेशन उतना अच्छा नहीं है। जी, वो मुझे कहीं न कहीं एक मोटिवेट करता है कि शायद मैं यहाँ पे काम कर सकता हूँ। लोगों सिस्टम को फंड्स ज़्यादा एक्सेसिबल बना सकता हूँ गवर्नमेंट सर्विसेज़। यस सर। तो ये मोटिवेशन था मेरा सर। बेटा ये बताओ अभिषेक कि आपको सबसे ज्यादा रोड ब्लॉक्स दिक्कतें क्या आई हैं अपनी इस जर्नी? सर रोड ब्लॉक्स एक तो मेजर मेरा ये फाइनेंशियल इश्यूज था सर। जी बेटा। बिकॉज एजुकेशनल लोन था और वो लोन एनपीए हो गया था, तो बैंक से भी फोन आते थे। और घर वालों एक तो और एक दूसरा जो मेजर रोड ब्लॉक था सर, वो मेरा जॉब छोड़ना था। क्योंकि मैं घर से पहला लड़का था जो एमएनसी में जॉब कर रहा था। मैं जी बेटा। बैंगलोर में जॉब कर रहा था। हम्म, और वो जॉब छोड़ना एक बहुत बड़ी बात थी। हम हमारे गांव से हार्डली कुछ 2-4 इंजीनियर हैं जो बाहर काम कर रहे हैं। उसमें मैं था और वो जॉब छोड़ के यहाँ भी अनसर्टेनिटी है एग्ज़ाम में। तो हम्म। वो एक मेजर रोड ब्लॉक था सर, जॉब छोड़ना मेरे लिए और फाइनेंशियल इश्यू, ये 2 मेजर रोड ब्लॉक था सर। बेटा एक चीज आप अब थोड़ा उजागर करो सारे लिसनर्स को। आपके पेरेंट्स का क्या रोल रहा है आपकी सक्सेस में? क्योंकि सबको आपका चेहरा दिखेगा, सक्सेस का फेस तो आप यस हो, सर। पर आई एम श्योर उनका भी उतना ही योगदान रहा है, शायद आपसे थोड़ा ज्यादा ही रहा हो आपकी सक्सेस में। सर तो आप बिल्कुल रहा है। उनके रोल को मुझे हाईलाइट लगता है करेंगे? कि सर हाँ, आज जो कुछ भी हूँ मैं उनके वजह से ही हूँ। आज मुझे याद है सर, ऑनेस्टली मैं खेत में काम नहीं किया है बिकॉज़ मेरे मम्मी-पापा को ये लगता था कि जो मैं कष्ट झेल रहा हूँ, वो मेरा बेटा कष्ट ना झेले।
जी, और ये कल को एक पढ़ लिख के अच्छा बड़ा इंसान बने। तो जी, बिल्कुल। उसमें मम्मी-पापा ने बहुत सपोर्ट किया है, कभी भी वो पैसे को लेके मुझे ये नहीं बोले कि बेटा पैसा नहीं है, कैसे काम चलेगा और ये वो हमेशा जब भी हमारी बात हुई तो कभी उन्होंने पैसे का ज़िक्र नहीं किया सर। और जब भी मैंने पैसा माँगा है तो वो चाहे किसी से वो लोन लेकर ही क्यों ना दे बट उन्होंने हमेशा दिया है सर। और आज मुझे लगता है कि वो शायद पैसे क्या मैं किसी तरह से उस चीज़ को लौटा नहीं सकता हूँ। मैं बस इतना ही कर सकता हूँ कि वो मैं पूरा ज़िंदगी उनका सेवा करूँ, इससे ज़्यादा तो क्या ही कर सकता हूँ।